चलिए देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। दिया गया है मनुष्य में विषाणु जनित प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। क्या क्वेश्चन है कि मनुष्य में विषाणु का मतलब वायरस। तो मनुष्य में विषाणु जनित प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। और यह क्वेश्चन आया भी है यूपी बोर्ड 2015 के एग्जाम में। तो ध्यान देना, मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, उसी के तहत आपको यह पूरा याद हो जाएगा। वह ट्रिक क्या है? पार्क में हार्ट, पार्क में हार्ट, आगे मैं लिखता हूं, आप पढ़िएगा, गई। ये इसका ट्रिक है। अगर आप इतना याद कर लिए, यह पूरा का पूरा विषाणु से होने वाले रोगों का नाम आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। लिखते हैं PARK। पी का मतलब पोलियो, ए का मतलब एड्स, आर का मतलब रेबीज। ये सब बीमारियां हैं किससे होने वाली? विषाणु या वायरस से होने वाली। आर का मतलब है खसरा। आगे देखते हैं, यहां तक हो गया। में तो में का मतलब होता है मेनिन जाइटिस, मेनिन जाइटिस। हेपेटाइटिस। तो ट्रेकोमा। अब क्या बचा? मा ल ग ई। मां का मतलब माता, कौन सी? छोटी वाली। लो, इसका कुछ होगा नहीं तो इसको बनाते हैं पी, लो लिया, पीलिया। गल सोत, इन्फ्लुएंजा। तो देखिए, मनुष्य में विषाणु जनित प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। यह क्वेश्चन आपका आया यूपी बोर्ड 2015 में। और इसके लिए एक मात्र छोटा सा ट्रिक है, पार्क में हार्ट, पढ़िए, गई। पी का मतलब पोलियो, ए का मतलब एड्स, आर का मतलब रेबीज, के का मतलब खसरा, में मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, तो ट्रेकोमा, माता छोटी, ल पीलिया, गलसोत, इन्फ्लुएंजा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा सब। अगला क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू। कौन फ्लू है रे? स्वाइन फ्लू। ध्यान देना, स्वाइन फ्लू के कारक अभिकर्ता का नाम लिखना है। 3 क्वेश्चन है इसमें।
स्वाइन फ्लू के कारक अभिकर्ता का नाम, रोग के लक्षण तथा बचाव के उपाय। और है यह क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का, यानी एक ही नंबर मिलेगा तो सोच समझ के लिखना है, पन्ना भर भर के नहीं लिखना है, सोच समझ के लिखना है, सटीक आंसर देना है। एक ही नंबर का यह क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान से देखो और पहले समझो। ये जो स्वाइन फ्लू है, पहली चीज, ये जो स्वाइन फ्लू है यह विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग का मतलब क्या, कि यह विषाणु से होता है, वायरस से होता है, समझा। तो स्वाइन फ्लू किससे होता है, विषाणुओं से। इसका आंसर बनाते हैं, इसका आंसर बनाते हैं, लिखते हैं स्वाइन फ्लू विषाणु जनित रोग है। स्वाइन फ्लू विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणुओं से होता है। एक चीज तो यहां पे लिख दिया स्वाइन फ्लू के बारे में। अब पूछ क्या रहा है इसमें, उसको धीरे धीरे लिखते जाओ। स्वाइन फ्लू के कारक अभिकर्ता, कारक अभिकर्ता माने किससे होता है। स्वाइन फ्लू के कारक अभिकर्ता का मतलब क्या, कि स्वाइन फ्लू नामक जो बीमारियां है वह किससे होती है। तो देखो यह सुअरों के संपर्क में आने से होता है, तो अभिकर्ता कौन हो गया, सुअर। तो स्वाइन फ्लू का कारक अभिकर्ता ऐसे लिख देंगे, आगे लिखेंगे इसका, किसका, स्वाइन फ्लू का, इसका कारक अभिकर्ता कौन है, सुअर है। इसका कारक अभिकर्ता सुअर है। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा रोग के लक्षण। तुम भी लिखो रोग के लक्षण, हेडिंग डाल दो, लिख दो रोग के लक्षण अब मान लो किसी को स्वाइन फ्लू हो गया, तो उसके अंदर कुछ तो लक्षण होगा, तभी तो पता चलेगा उसको स्वाइन फ्लू हुआ कि नहीं हुआ। तो लक्षणों में कुछ जो लक्षण है, जिसमें पहला लक्षण है, ये जो गला है ना, गला, गले में क्या हो जाएगी, खराश हो जाएगी और जलन होगी। पहला लक्षण क्या हुआ, पहला क्या हुआ, गले में खराश तथा जलन हो जाएगा। लक्षण है यह, गले में खराश और जलन हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, मितली आएगा, मितली, जी मिचलाना, जी मिचलाना। जैसे होगा कि उल्टी आने वाला है लेकिन होगा नहीं, उसको क्या बोलते हैं, मितली आना। तो मितली आएगी, मितली आना, बमन आना, बमन उल्टी, उल्टी। आगे एक लक्षण और लिखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि यह एक ही नंबर का क्वेश्चन है। सिर में दर्द इसमें होता है, सिर दर्द, सिर दर्द होगा, क्या होगा, सिर दर्द होगा, सिर दर्द। और बढ़ा देते हैं, थकान सुस्ती,
ये सब किसके लक्षण हैं? स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अब आगे क्या पूछा? बचाव के उपाय। क्या पूछा? बचाव के उपाय। यहां पे लिखते हैं उपाय, हेडिंग डालते हैं उपाय। कौन सा उपाय? बचाव के उपाय। इससे बचेंगे कैसे? तो देखो इससे कैसे बचेंगे। सबसे पहली बात तो इससे बचने के लिए ये जो हाथ है और ये जो नाखून है इसको बिल्कुल साफ रखना है, यानी हाथ और नाखून को साफ रखना है। तो उपाय में पहला उपाय, हाथ तथा नाखूनों को साफ रखें। हाथ तथा नाखूनों को क्या करना है? साफ रखना है। दूसरा उपाय क्या है? मान लो कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को स्वाइन फ्लू हुआ है, तो हमें उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी हमेशा बनाए रखना है। यानी जो बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति से हमेशा 1 मीटर की दूरी बनाए रखना है। तो दूसरा यही हो जाएगा कि बीमार व्यक्ति से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाना। बीमार व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाना ही बनाना है, अगर इस स्वाइन फ्लू से बचना है तो। आगे यह 3 लिखा गया, यह भी 3 बताते हैं। देखो, स्वाइन फ्लू से बचने का एक और तरीका है कि जब भी तुमको खांसी आए तो खांसते समय ऐसे मुंह पे हाथ लगा लेना है। क्या करना है? मुंह पे हाथ लगा लेना है, चाहे खांसो और चाहे छींको। यानी खांसते और छींकते समय हमेशा मुंह पे हाथ लगा ही लेना है, अगर स्वाइन फ्लू से बचना है तो। तीसरा लिख देते हैं, खांसते तथा छींकते समय मुंह पर हाथ लगाना है। यह आंसर हो गया आपका कंप्लीट। और चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, हमारा अगला क्वेश्चन है, एस्केरिस के लार्वा में कितने त्वक पतन होते हैं? एस्केरिस के लार्वा में कितने त्वक पतन होते हैं? और यह क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2017 का। तो चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो एस्केरिस के बारे में जान जाओ। एस्केरिस होता है परजीवी। क्या होता है? परजीवी होता है। अब परजीवी क्या होता है? जो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर हो, जो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होता है ना, उसी को बोलते हैं परजीवी। तो एस्केरिस एक परजीवी है। यह कृमि के रूप में मानव शरीर के आंत में पाया जाता है। यह एक्स्ट्रा के लिए बता रहे हैं, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, कि एस्केरिस परजीवी है,
कृमि के रूप में मानव शरीर के आंत में पाया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि एस्केरिस के लार्वा, अब मान लो यह मानव का पेट हो गया, यह उसका, यह सब कुछ करो यह आंत हो गई, यह आंत हो गई। अब एस्केरिस, ये समझ जाओ एस्केरिस हो गया, के लार्वा, समझ जाओ यह छोटा सा लार्वा में कितने त्वक पतन होते हैं, यानी कितने राउंड में यह विकसित होता है, कितने राउंड में यह विकसित होता है। तो अब देखो, सुनो ध्यान से, यह जो अंडा है इस छिलके के अंदर पहले राउंड में क्या है, अंडा लार्वा कहाँ है, छिलके के अंदर। तो क्या है, छिलके के पूरा लिखते हैं लार्वा, क्योंकि अंडा जो होता है, अंडा छिलका के अंदर, तो लार्वा छिलके के अंदर, पहला तो पतन, दूसरा, अब ये छिलके के अंदर है, छिलका टूटेगा, अंडा लार्वा बाहर निकल जाएगा, तो इसको बोलते हैं संक्रामक लार्वा, यानी छिलके के बाहर। दूसरा हो गया। तीसरा, अब संक्रामक लार्वा हो गया, छिलके के बाहर आ गया है। अब छिलके के बाहर आ गया है, छोटा सा कीटाणु है, जीवाणु छोटा सा है, जो भी है छोटा सा परजीवी है। अब क्या होगा, यह रक्त के साथ मिलके चला जाएगा फेफड़े में। कहा जाएगा, फेफड़े में। तो इसको लिखते हैं फेफड़े का दौरा। क्या लिखते हैं, फेफड़े का दौरा। यहाँ पे कितने त्वक पतन हुए भाई, 3 त्वक पतन कितने हो गए, 3। अभी एक और है, अभी ये फेफड़े का ही दौरा नहीं करेगा, अभी फिर जैसे मान लो यहाँ था पेट में, यहाँ पे था, पहली बार में था तो वह कहाँ था, छिलके के अंदर। दूसरी बार में छिलका टूट गया, वो बाहर निकल गया। तीसरी बार में रक्त के माध्यम से चलता हुआ कहाँ गया, फेफड़े में। कहाँ गया, फेफड़े में। अब फेफड़ा में है, आदमी खांसेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो कुछ खांसता है, तो खांसने के बाद फिर से आगे थूक के रूप में इसको क्या करता है, घोंटता है। तो घोंटेगा फिर से कहाँ से आएगा, आंत में। तो चौथा में क्या जाएगा, आंत में परिपक्व। चौथा में फिर से आंत में क्या जाएगा, आंत में आ जाएगा, आंत में ये क्या होगा, परिपक्व होगा। इस तरीके से एस्केरिस के लार्वा में कितने त्वक पतन होते हैं, तो कितने त्वक पतन होते हैं, यहाँ पे अब आंसर बनाते हैं। तो कितने त्वक पतन होते हैं, 4। कितने त्वक पतन होंगे, 4। इसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हम बस समझाने के लिए बताए हैं। और यह यूपी बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एस्केरिस के लार्वा में कितने त्वक पतन होते हैं। तो एस्केरिस के लार्वा में 4 त्वक पतन होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेडेरिक ग्रिफिथ, क्या नाम है, फ्रेडेरिक ग्रिफिथ, यह एक जीव वैज्ञानिक है। कौन से वैज्ञानिक है, जीव वैज्ञानिक है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने प्रयोगशाला में किस जीव का शोध किया, यानी प्रयोगशाला में किस जीव के बारे में उन्होंने जानकारी जुटाई तथा उससे होने वाले रोग का नाम भी लिखिए।
यह क्वेश्चन आपका आया यूपी बोर्ड 2023 के एग्जाम में, यूपी बोर्ड 2023 के एग्जाम में। तो चलिए, जो ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, यह एक जीव वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे बच्चा सब? जीव वैज्ञानिक थे। और इन्होंने अपने प्रयोगशाला में न्यूमोकोकस नामक जीवाणु के बारे में शोध किया। यानी फ्रेडरिक ग्रिफिथ न्यूमोकोकस नामक जीवाणु के बारे में शोध किया। अगला क्या है? तथा उससे होने वाले रोग का नाम भी लिखिए। उससे होने वाले रोग का नाम भी लिखिए। तो न्यूमोकोकस एक जीवाणु का नाम है और इससे होने वाला जो रोग है ना, वह है न्यूमोनिया। क्या है? न्यूमोनिया, जिसको आमतौर पे लोग निमोनिया के नाम से जानते हैं, और यह छोटे बच्चों का रोग होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो अपना, ओपियाइड्स क्या है? क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ओपियाइड्स क्या है? और यह क्वेश्चन कहाँ पूछा? यूपी बोर्ड के 2020 के पेपर में। तो यह ओपियाइड्स जो है ना, यह मेडिकल लाइन में यूज होता है। किस लाइन में यूज होगा? मेडिकल लाइन में। ओपियाइड्स का मतलब होता है दर्द निवारक। क्या? दर्द निवारक। आंसर आया। ओपियाइड्स का मतलब क्या हो गया? दर्द निवारक। अब दर्द निवारक क्या है? दर्द निवारक क्या है? तो दर्द माने दर्द, निवारक माने मिटाने वाला। क्या चीज? मिटाने वाला। यानी जो दर्द मिटाने वाला है, जो दर्द मिटाने वाला है, उसे ही क्या बोलते हैं? ओपियाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपियाइड्स बोलते हैं। जैसे शरीर में कितना भी दर्द हो, अफीम खा लो, अफीम खा लो, सभी दर्द खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ठीक से बना लो, यहाँ पे आंसर ठीक से बना लो। इसका एक ही नंबर का क्वेश्चन है कि लिख देंगे यहाँ पे दर्द मिटाने वाले, अर्थात दर्द निवारक को ओपियाइड्स कहते हैं। ओपियाइड्स कहते हैं। जैसे अफीम, क्योंकि अफीम खाने से पूरा दर्द ही खत्म हो जाता है। अब रह गया सवाल, इसमें केवल अफीम ही नहीं होगा, अफीम से बनने वाले वे सभी पदार्थ होंगे जो दर्द को क्या करेंगे? मिटा देंगे। जैसे में अफीम से क्या बनता है? मार्फिन, हेरोइन, ये सब भी ओपियाइड्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह क्या है? दर्द निवारक है, अर्थात दर्द को मिटाने वाले हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, व्यसन क्या है? व्यसन नहीं, व्यसन क्या है? और यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2020 के पेपर में पूछा गया। तो ध्यान से समझना, व्यसन क्या है? व्यसन का मतलब क्या होता है? बुरी
आदत, बुरी आदत। अच्छी आदत नहीं आता है व्यसन में। व्यसन में मात्र और मात्र केवल बुरी आदतें ही आती हैं। तो व्यसन का सीधा मतलब है बुरी आदत से। बुरी का मतलब क्या? खराब, खराब आदत। आदत क्या? जो एक ही काम को बार बार रिपीट किया जाए। जब एक ही काम को बार बार रिपीट किया जाता है तो वही आदत कहलाता है। तो व्यसन का मतलब क्या होता है? खराब आदत, सीधा मतलब उसका है। यहां पे पूछा गया क्वेश्चन व्यसन क्या है, तो व्यसन है क्या, सीधा सिंपल सा लिख देंगे, सीधा सिंपल लिखेंगे, खराब आदतों को ही व्यसन कहते हैं। खराब आदतों को ही व्यसन कहते हैं। जैसे मान लो कल को तुमको एल्कोहल एल्कोहल का लत लग गया, यानी शराब, शराब का लत लग गया, अफीम, चरस, गांजा, भांग का लत लग गया। ये कौन सी आदत में आएगी? बुरी आदत, यानी खराब आदत में ही आएगी। और एक चीज और है कि जब आदमी पहली बार पीता है, जब कोई पहली बार पीता है तो थोड़ा सा पीता है और धीरे धीरे जो अंदर की ग्राहियां हैं, जो अंदर की नसें हैं, उसकी डिमांड और करने लगती हैं, तो अब बिल्कुल इस व्यसन के दलदल में फंस जाता है और वह उससे कभी नहीं निकल पाता। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, खराब आदतों को ही व्यसन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सीधे बना लो, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है। जैसे किसी व्यक्ति को एल्कोहल या ड्रग्स की आदत, जैसे किसी व्यक्ति को एल्कोहल या ड्रग्स की आदत, यह जब खराब आदतें लगती हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? व्यसन बोलते हैं। सीधा संपर्क व्यसन का खराब आदतों से ही है। यानी जब से यानी जब भी तुमसे व्यसन के बारे में पूछा जाए तो सीधा दिमाग में यही बैठाना कि तुमसे बुरी आदतों के बारे में पूछा जा रहा है, अच्छी आदतों के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। तो बुरी आदतों में सबसे बुरी आदत जो इंसान की होती है वह क्या होता है? एल्कोहल या ड्रग्स की आदत, एल्कोहल या ड्रग्स की आदत। चलो बच्चा सब, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं। ध्यान से सुनना इस चीज को। मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं। क्या सुने? प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किसे कहते हैं? फिर से ध्यान सुनो क्वेश्चन को। मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किसे कहते हैं? और यह मात्र एक नंबर का क्वेश्चन है और यह यूपी बोर्ड 2015
15 के क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया। अब सोचो, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। मानव शरीर की जो प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं होती हैं वह होती है WBC। कौन है? WBC। WBC का मतलब सफेद रक्त कणिकाएं। सफेद रक्त कणिकाएं WBC। WBC सफेद रक्त कणिकाओं को ही प्राकृतिक विनाशी कोशिका के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और नाम है, क्या नाम है? लिम्फोसाइट्स। क्या नाम है जी? लिम्फोसाइट्स। तो मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किसे कहते हैं? मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किसे कहते हैं? तो WBC को। किसको? WBC को। क्या है? सफेद रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं, और इसी को बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। चलो अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक और द्वितीयक। देख लेना, दो चीज है इसमें। कौन कौन? प्राथमिक और द्वितीयक। लसिकाओं के अंगों के नाम बताइए। यानी प्राथमिक लसिका अंग का भी नाम बताना है और द्वितीयक लसिका अंग के नाम भी बताना है। तो देखो आंसर लिखते हैं सीधे इसका। पहला प्राथमिक लसिका अंग, बड़ा फेमस है। इसमें एक प्राथमिक लसिका अंग में एक बहुत ही फेमस है, जिस अंग का नाम हम बता रहे हैं, अस्थिमज्जा। क्या? अस्थिमज्जा। अगर तुम लोग मीट खाओगे तो मान लो यह बोन है, हड्डी है, तो इसके अंदर कुछ मटेरियल भरा रहता है, उसे ही अस्थिमज्जा बोलते हैं, जिसको तुम लोग खा जाते हो। तो प्राथमिक लसिका अंग में कौन आएगा? अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा। चलो एक और लिख लेते हैं। कौन वाला? द्वितीयक लसिका अंग में। अब द्वितीयक लसिका अंग में क्या होता है? ऐसे मुख खोलोगे, यहाँ एक छोटा सा ऐसे होगा, छोटा सा मांस निकला होगा, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसिल्स। क्या होता है? ट्रांसिल। यह किस में आता है? द्वितीयक लसिका अंग में आता है। तो समझ गए होंगे कि प्राथमिक लसिका अंग कौन है? अस्थिमज्जा। प्राथमिक लसिका अंग है अस्थिमज्जा, और द्वितीयक लसिका अंग जो है वह कौन सा है? ट्रांसिल। कौन है? ट्रांसिल। अब देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि मानव शरीर से थाइमस ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह। यदि मानव शरीर से थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? पहली बात तो यह जानो कि जो थाइमस ग्रंथि है वह यहां पे, यानी दोनों फेफड़ों के बीच में पाई जाती है।
थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? दोनों फेफड़ों के बीच में, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनना, दूसरी बात क्या है कि ये जो थाइमस ग्रंथि है, सीधे आंसर बनाते हैं हम, ये जो थाइमस ग्रंथि है प्राथमिक लसिकाभ अंग है। क्या है? सीधे लिखते हैं, थाइमस ग्रंथि प्राथमिक लसिकाभ अंग है। अब ध्यान से सुनना, पहली बात तुमको क्या बताया कि जो थाइमस ग्रंथि है दोनों फेफड़ों के बीच में होती है। दूसरी बात जो बताए वह लिख रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन लंबा नहीं करना है, बार बार यह बात बता रहे हैं क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है। तो दूसरी बात तुमको क्या बताए कि जो थाइमस ग्रंथि है यह प्राथमिक लसिकाभ अंग है। अब अगर यह प्राथमिक लसिकाभ अंग है तो जो अपरिपक्व यानी छोटे छोटे, जो अभी किसी काम के लायक नहीं है, जो लसिकाणु होंगे वह थाइमस ग्रंथि में ही आएंगे। तो थाइमस ग्रंथि प्राथमिक लसिकाभ अंग है, थाइमस ग्रंथि प्राथमिक लसिकाभ अंग है, और प्राथमिक लसिकाभ अंग होने के नाते जितने भी अपरिपक्व लसिकाणु होंगे वह सबसे पहले कहाँ आएंगे? थाइमस ग्रंथि में आएंगे। और थाइमस ग्रंथि क्या करेगी इन अपरिपक्व लसिकाणुओं का? तो वह परिपक्व बनाएगी। क्या बनाएगी? परिपक्व बनाएगी, यानी बड़ी बनाएगी और उसको काम लायक बनाएगी, परिपक्व बनाएगी। तब अगर थाइमस ग्रंथि को निकाल दिए तो इसका मतलब क्या? तुम्हारे शरीर के जो लसिकाणु है वह परिपक्व नहीं होंगे। यही तो है, पकड़ा तो गया आंसर। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहीं से उठा लेंगे, यदि मानव शरीर से थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? बोलो क्या होगा? जो लसिकाणु है वह परिपक्व नहीं होंगे, लसिकाणु जो है वह परिपक्व नहीं होंगे, क्योंकि थाइमस प्राथमिक लसिकाभ अंग है और सबसे पहले वह वही जाएगा। तो शरीर से थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाएगा तो लसिकाणु परिपक्व नहीं होगा, लसिकाणु परिपक्व नहीं होगा। तो चलो यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। मानव स्वास्थ्य तथा रोग से जितने भी अभी तक बोर्ड के एग्जाम में आए थे वह सब देखा गया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो तुमको अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले तो सब्सक्राइब करो, और दूसरी चीज इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, और खासकर उनके पास तो जरूर पहुंचा दो
जिनको इस साल क्लास 12वीं का एग्जाम देना है।